Hello students, welcome to Geography Guru channel. This is our 6th episode of class 12th Geography, chapter number 5, प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक क्रियाएं चल रहा है। इसमें हम लास्ट 2 एपिसोड से बात कर रहे हैं कृषि के प्रकार की। हमने अभी तक कुछ कृषि के प्रकारों के बारे में डिस्कस किया, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। हमने बात की है जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है, झूम कृषि क्या होती है, स्थानांतरित कृषि क्या होती है। हमने बात की थी गहन जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है, उनकी क्या विशेषताएं होती है, कहाँ की जाती है। उसके बाद जो लास्ट वीडियो था, लास्ट एपिसोड था, उसमें हमने कुछ और कृषि के प्रकार किए, जैसे कमर्शियल फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, और उनकी विशेषताएं क्या होती है और कहाँ पर ये प्रचलित है। आज का जो एपिसोड है उसमें भी हम कृषि के प्रकार है, कुछ और प्रकार है, उनको करने वाले हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रक फार्मिंग की, मेडिटेरियन फार्मिंग की, हम साथ साथ फैक्ट्री फार्मिंग है उसकी बात करने वाले हैं। तो ये कृषि के प्रकार है, उन्हीं के बारे में हम जानेंगे, उनकी विशेषताएं क्या होती है, कहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ट्रक फार्मिंग से। ट्रक फार्मिंग, जैसा कि नाम से पता चल रहा हो, जैसा आप को रिलेट कर पा रहे हो वो सही कर पा रहे हो, ट्रक फार्मिंग का वास्तव में रिलेशन ट्रक से है। लेकिन यहाँ पे ट्रक का मतलब सिर्फ ट्रक नहीं, मल्टी यूटिलिटी कोई भी व्हीकल है तो उसको हम ट्रक ही मानेंगे। तो ये एक प्रकार की कृषि होती है। किस प्रकार की कृषि है? इसको हॉर्टिकल्चर भी बोलते हैं। तो इसमें साग सब्जियों की कृषि की जाती है, सब्जियों की। अब सब्जियों की कृषि अगर आप अपने आसपास किचन गार्डन है वहां पर भी लगा रहे हो तो वो भी सब्जियों की कृषि है, लेकिन वो ट्रक फार्मिंग नहीं है। तो ट्रक फार्मिंग क्या है? ट्रक फार्मिंग तब होगी जब आप सब्जियों का उत्पादन मार्केट में बेचने के उद्देश्य से करते हो। यानी अगर मार्केट में बेचने के उद्देश्य से आप उत्पादन कर रहे हो, सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, तो वो ट्रक फार्मिंग कहलाएगा। अब ट्रक फार्मिंग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि निकटवर्ती जो शहर हैं वहां पर ट्रकों में भर के इसको ले जाया जाता है, तो इसलिए इसको ट्रक कृषि कहा जाता है। यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें आप देख पा रहे हो किस तरीके से सब्जियां हैं, उनको भरा जा रहा है और उसके बाद उनको ट्रकों में भर के आगे सप्लाई किया जाएगा। अब इसकी विशेषता क्या है? इसमें पहली विशेषता तो ये होती है कि अधिक लाभ के लिए कृषि की जाती है। और इसमें क्या क्या शामिल होता है? सिर्फ सब्जियां ही नहीं, सब्जियों के साथ साथ फलों की कृषि और पुष्पों की कृषि भी शामिल होती है। और ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की सब्जियां या फूल या फिर फल रहेंगे, वो डिपेंड करेगा मांग कैसी है। निकटवर्ती जो शहरों में जो मांग होगी उसी के अनुसार उन सब्जियों का उत्पादन रहता है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट करनी होती है, मेहनत बहुत अधिक होती है इसमें। साथ ही साथ कीटनाशकों का उपयोग है, उर्वरकों का उपयोग है, सिंचाई का है और यातायात के साधन है। तो इसके कारण इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है और श्रम की आवश्यकता भी अधिक रहती है। जब सब्जियों की कृषि की जाती है तो उनकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ फिर उसके बाद फसलों को जब प्रोडक्शन होता है तो उन फलों को या सब्जियों को मार्केट तक पहुंचाने के लिए वो लगातार कार्य करना होता है, कंटिन्यूस। अगर एक भी दिन बीच में वो चक्कर टूट जाता है तो सब्जियां पक जाती है और वो पौधा भी नष्ट हो जाता है। ऐसे ही सिंचाई का होता है, या ऐसे ही यूं कहें कि कीटनाशकों का होता है। अगर कीटनाशकों का छिड़काव से हम 1 या 2 दिन भी आगे पीछे हो गए तो पूरी फसल है वो बर्बाद हो जाती है। तो इसमें श्रम की आवश्यकता वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। खेतों का आकार इसमें छोटा रहता है। खेत है वो छोटे आकार के होते हैं क्योंकि सिर्फ बोना ही काफ़ी नहीं होता कि बो दिया और फसल मशीनों के द्वारा निकाल दी जाएगी, क्योंकि ये सब्जियों की कृषि होती है। तो इसलिए इसमें खेतों का आकार छोटा रहता है ताकि अच्छे से उनकी केयर की जा सके। और यातायात के साधनों की आवश्यकता अधिक होती है। ये भी ध्यान में रखा जाता है कि यातायात के साधन है वो अच्छे से अवेलेबल हो। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर जितना अच्छा होगा उतना ही बेहतर तरीके से सप्लाई हो पाएगी आसपास के शहरों में। इसमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। सिंचाई के साधन ना हो वहाँ पर ये कृषि की ही नहीं जा सकती। उर्वरकों का उपयोग अधिक रहता है। बीज उत्तम क्वालिटी के उपयोग में लाए जाते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव, महंगे होते हैं। कीटनाशकों का उपयोग भी काफ़ी अधिक किया जाता है। जहाँ पर जलवायु उपयुक्त नहीं होती उतनी अधिक, तो वहाँ पर जो ग्रीन हाउस शेड है वो बना करके उत्पादन किया जाता है। अब इसमें ट्रक फार्मिंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ट्रकों के द्वारा इनका सप्लाई किया जाएगा आसपास के शहरों में, जहाँ पर केवल और केवल सब्जियों की कृषि की जाती है। मान लीजिए कि कोई किसान है वो केवल सब्जियों का उत्पादन कर रहा है तो उनके खेतों को भी ट्रक फार्म कहा जाता है। अब ट्रक फार्म है तो ट्रक फार्म और ट्रक फार्मिंग, इसमें डिस्टेंस कैसे तय होगा कि कहाँ तक डिमांड है? ये तय होता है कि एक रात में ट्रक
फार्म से बाज़ार तक पहुंचने में कितनी दूरी तय कर सकता है। यानी ये 100 किलोमीटर हो सकता है, 150 किलोमीटर हो सकता है, 200 किलोमीटर हो सकता है। मान लीजिए हम हरियाणा से अगर बात करें तो हरियाणा से दिल्ली पहुंचने में हिसार से लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं, सिरसा से लगभग 5.5 घंटे लगते हैं। तो ये दूरी होगी जो एक रात में तय की जा सकती है। जयपुर से दूरी तय की जा सकती है। इसी तरीके से लखनऊ से भी दूरी तय की जा सकती है। तो इससे तय होगा कि ये कितनी दूरी तक सप्लाई है उसकी पूर्ति की जा सकती है। यहाँ पे कुछ और दिखाया गया है, कुछ फसलें, विभिन्न प्रकार की फसलें, एक ही खेत में इनका उत्पादन किया जाता है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि ये कृषि विकसित अवस्था में कहाँ कहाँ पर की जाती है। वैसे तो सभी जगह पे की जाती है, जहाँ शहर है उनके आसपास के इलाकों में सब्जियों का उत्पादन होता है, लेकिन विकसित अवस्था में जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है उनमें उत्तर पश्चिमी यूरोप है, यूएसए का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, उत्तर पूर्वी भाग है, इसके साथ साथ भूमध्य सागरीय जलवायु वाले जो इलाके हैं वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो ये था हमारा ट्रक फार्मिंग। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे प्लांटेशन फार्मिंग की, बागानी कृषि की, रोपण कृषि की। रोपण फसलों के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा था। रोपण फसलें जैसे चाय, कॉफ़ी, ये रोपण फसलें होती हैं। अब ये रोपण फसलें, जब हम रोपण शब्द यूज़ करते हैं तो इसका एक ही अर्थ होता है कि पौधों को लगाया जाता है, यानी पौधे कहीं पे तैयार किए जाते हैं और पौधों को दूसरी जगह पर लगाया जाता है। अब ये डेफिनेशन अगर लें कि पौधों को लगाना ही रोपण कृषि है, तो आप ये भी सोचोगे कि चावल, धान को भी तो ऐसे ही लगाया जाता है। लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है, जो परिभाषा होती है, कि इसमें पौधा एक बार लगाने के बाद कम से कम 3 से 5 वर्ष तक अगर फसल देता है तो वो रोपण कृषि कहलाती है। तो चावल, धान है, क्योंकि उसको बार बार लगाना होता है, हर बार लगाना होता है, तो वो रोपण कृषि का हिस्सा नहीं होता। इसमें आते हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, कहवा, केला, नारियल, रबड़, ये सब कुछ रोपण कृषि के भाग होते हैं। बागानी कृषि, क्योंकि इसमें बड़े आकार के बागान होते हैं, तो बागानों में की जाती है, बड़े आकार के खेत होते हैं, वहाँ पर ये की जाती है। इसे बागाती कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में चाय, रबड़, कॉफ़ी, कोकोआ, नारियल, रबड़ इत्यादि के बागान प्रमुख होते हैं। ये भी विस्तृत वाणिज्यिक कृषि है, बड़े पैमाने पर की जाती है। मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसकी विशेषताएं क्या होती है? पहली विशेषता तो ये होती है, जितने भी प्रकार की व्यापारिक कृषि होती है उनमें पूंजी बहुत अधिक चाहिए, भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, प्रबंधन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तकनीकी आधार की आवश्यकता होती है, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, बड़ी पूंजी निवेश किया जा रहा है, तो कोई भी चूक वहाँ पर काफ़ी भारी नुकसान या लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस। तो इसलिए इसमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक है वो चाहिए होते हैं। आपने देखा होगा कि पहले उपनिवेशिक काल में इस प्रकार के बागानों में कार्य करने के लिए दूसरे देशों से श्रमिकों को ले जाया जाता था। श्रीलंका में भारत के जो श्रमिक थे, दक्षिणी भारतीय राज्य थे, वहाँ गए थे। फिजी देश में हमारे देश से श्रमिक ले जाए गए थे। इसी तरीके से वेस्ट इंडीज़ है, आप शिवनारायण, चंद्रपाल, डेरिन गंगा, इस प्रकार के नाम सुनते होंगे, तो ये नाम भारतीय लगते हैं। तो ये वास्तव में भारतीय लोग थे जो वहाँ पर चले गए और वहीं के होके रह गए। तो यहाँ पर श्रमिकों की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, क्योंकि हजारों एकड़ में खेत फैला होता है जहाँ पर एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है। ये एक फसली कृषि होती है, यानी कि बड़े आकार के खेत में एक ही फसल बोई जाएगी। इनसे उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है, वहीं पे आसपास जो इन पर आधारित उद्योग है वो वहीं पर ही डेवलप किए जाते हैं। ये निर्यात उन्मुख कृषि होती है। मुख्य तौर पर उत्पादन जरूरी नहीं होता कि वो देश में ही उसकी उपभोग हो, निर्यात भी एक उद्देश्य होता है, जहाँ पर विश्व में, वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर मांग है तो उस उद्देश्य से इस कृषि को किया जाता है, उन इलाकों में जहाँ की जलवायु इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। इनमें से मुख्य जो फसलें हैं, इलायची, काली मिर्च, गन्ना, रबर, चाय, कहवा, नारियल, केला, ये बागानी फसलों में से प्रमुख है। अब गन्ने की बात करें तो हमारे देश में हालांकि ये बागानी फसल का हिस्सा नहीं माना जाता, लेकिन कुछ देशों में एक बार लगाने के बाद 4 या 5 वर्ष तक फसलें ली जाती है, तो वहाँ पर ये बागानी कृषि का हिस्सा है। इस प्रकार की कृषि कहाँ की जाती है? इंडोनेशिया में, मलेशिया में, दक्षिण पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में चाय की कृषि की जाती है और दक्षिणी भारत में रबड़, नारियल और उसके साथ साथ कहवा की कृषि की जाती है। दक्षिणी चीन, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपाइंस, श्रीलंका, मध्य अफ्रीका, ब्राज़ील, फिजी, क्यूबा, हवाई द्वीप है, वहाँ पर यह कृषि की जाती है।
तो ये थी बागानी कृषि या रोपण कृषि। आगे जो है नेक्स्ट है हमारा भूमध्य सागरीय कृषि, मेडिटेरियन फार्मिंग। भूमध्य सागरीय कृषि, आपने भूमध्य सागर जरूर सुना होगा और जरूर आपने वर्ल्ड मैप में देखा होगा। अब भूमध्य सागर से सटे हुए भाग में जो जलवायु पाई जाती है वो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, उसे भूमध्य सागरीय जलवायु बोलते हैं। और जहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो भी भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश कहलाते हैं। अब भूमध्य सागरीय जलवायु ऐसी कौन सी अलग जलवायु है? तो ये जलवायु वो होती है जहाँ पर जाड़े में सर्दियों में वर्षा होती है, यानी कि इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि यहाँ पर सर्दियों में वर्षा होती है, बाकी जलवायु में गर्मियों में बारिश होती है। तो जहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है वहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु कही जाती है उस जलवायु को। तो वहाँ जिस भी भाग में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है वहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। इस कृषि की विशेषता है, पहली विशेषता ये है कि इसमें फलों की कृषि अधिक होती है। अन्य जो इसकी विशेषताएं हैं कि ये विशिष्ट व्यापारिक कृषि होती है, यानी कि व्यापारिक कृषि है और विशिष्ट है। विशिष्ट इसलिए है क्योंकि इसमें सर्दियों में बारिश हो रही है तो विशिष्ट प्रकार के उत्पादन होते हैं। स्पेशली इसमें खट्टे फलों का सबसे अधिक भाग होता है। भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे फल हैं, जैसे आप संतरा, किन्नू, यानी कि इसी के परिवार के अन्य सदस्य जो अन्य फ्रूट है वो लगा सकते हो। जैसे अंगूरों की खेती है, विशेष तौर पे की जाती है इसी इलाके में। अंगूर में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली जो होते हैं उनका उपयोग शराब का उत्पादन के लिए किया जाता है। कम गुणवत्ता वाले अंगूर जो है उनका उपयोग किया जाता है किशमिश और मुनका को तैयार करने के लिए। इसके साथ साथ जैतून और अंजीर भी इस इलाके में उगाए जाते हैं, यानी कि सब फल शामिल है और उनमें भी मुख्य जो भाग है वो शामिल है खट्टे फलों का। इनके साथ साथ जरूरी नहीं कि सिर्फ फल ही किया जाए, कि मुख्य भाग है वो फलों का है। सब्जियों का भी उत्पादन किया जाता है, सर्दियों में उगाए जाते हैं, जिनकी यूरोप में अधिक मांग होती है। कहाँ पर यह उत्पादन होता है? भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में। तो भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के आसपास के देशों में तो है ही, इसके साथ साथ जो मध्य चिली है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, कैलिफोर्निया, वहाँ पर भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो ये था भूमध्य सागरीय कृषि। नेक्स्ट है हमारा कारखाना कृषि, फैक्ट्री फार्मिंग, यानी कि फैक्ट्री फार्मिंग, फैक्ट्री वही फैक्ट्री जिसके बारे में जो आप कारखाना या उद्योग समझते हो, एक विशेष प्रकार की कृषि होती है फैक्ट्री फार्मिंग। इसमें मुख्य तौर पर उत्तर पश्चिमी यूरोप है, वहाँ पर ये फैक्ट्री फार्मिंग की जाती है। जैसे मुर्गा पालन है, पशुधन पालन है, तो छोटे आकार के जो खेत होता है या ज़मीन होती है, भूभाग होती है, और उसको दीवारों से वहाँ पर चारों तरफ से उसको घेरा जाता है और एक बिल्डिंग वहाँ पर तैयार की जाती है। वहीं पर छोटे से इलाके में पशुपालन या मुर्गी पालन किया जाता है। तो ये फैक्ट्री फार्मिंग है, क्योंकि ये कारखाने की तरह ही लगता है तो इसलिए इसको कारखाना कृषि या फिर फैक्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। इसे फैक्ट्री फीड स्टफ ही खिलाया जाता है, यानी कि सिर्फ ये नहीं कि ये बनावट के आधार पे जहाँ पे पशुपालन किया जा रहा है वो ही फैक्ट्री की तरह है, जो स्टफ खिलाया जाएगा वो भी फैक्ट्री फीड स्टफ होगा। और रोगों के खिलाफ सावधानी पूर्वक निगरानी की जाती है। भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। यहाँ पे पशु चिकित्सा सेवाएं, हीटिंग, बिजली, इस प्रकार की सुविधाएं वहीं उसी जगह पर उपलब्ध करवाई जाती है। नस्ल चयन और वैज्ञानिक प्रजनन भी यहाँ की मुख्य विशेषता है, क्योंकि भारी पूंजी यहाँ पर निवेश की जाती है तो सभी उत्तम पद्धतियों का, सही पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। तो ये थी फैक्ट्री फार्मिंग। तो हमने कृषि के प्रकार, काफ़ी सारे प्रकार कर लिया। आप तो कंफ्यूज भी हो गए होंगे, याद करोगे तो भी लगेगा कि कौन कौन से किए, लेकिन सारे एक दूसरे से जुड़े हुए, आसान है। मोटे तौर पर जो वाणिज्यिक जितने भी प्रकार हैं उनमें पूंजी निवेश, श्रम, मशीनों का उपयोग या उर्वरकों का उपयोग, यातायात का जो आवश्यकता है, ये सब कुछ अधिक चाहिए होती है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कृषि की बात की जाए तो लॉन्ग आंसर टाइप में आपका गहन जीवन निर्वाह कृषि और जीवन निर्वाह कृषि है, वो इम्पोर्टेंट है। और अगर हम 3 मार्क्स की बात करें तो वहाँ पर इनमें से कोई भी क्वेश्चन या 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, फैक्ट्री फार्मिंग क्या है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, या बागानी कृषि क्या है, या डेयरी फार्मिंग क्या है, या मिश्रित कृषि क्या है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने कुछ कंसेप्ट, कुछ टॉपिक की बात की। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सब कुछ अच्छे से आपका जा रहा होगा जैसा आपने प्लानिंग की है। तो ऐसे ही साथ बने रहिए। अगर आपको हमारा ये चैनल, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।